हेलो बच्चों, आई एम डॉक्टर अतुला फ्रॉम डॉक्टर अतुलाज हाउस ऑफ बायोलॉजी। आज हम टेकअप कर रहे हैं क्लास 12 का इकोलॉजी का सेकंड चैप्टर इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन करते हैं। हमने पहले जो बात की थी इकोलॉजी में, इट इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। तो उसमें ऑर्गेनिज्म एक सबसे छोटी एंटिटी है, उनको मिला दो तो पॉपुलेशंस अगर हम अलग अलग स्पीशीज़ की पॉपुलेशंस को मिला दें तो वी कॉल देम बायोटिक कम्युनिटी। अब इकोसिस्टम में बायोटिक कम्युनिटी मींस लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिसमें प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स आ जाते हैं। उनके साथ अगर हम एबायोटिक चीज़ें जैसे कि क्लाइमेट, सॉइल, उस जगह का ओवरऑल सराउंडिंग्स को एडअप कर दें तो इट बिकम्स इकोसिस्टम। तो इन अदर वर्ड्स अगर हम देखें तो फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर इज इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम में क्या होगा, इसके फंक्शनल एस्पेक्ट्स पढ़ने के लिए हमें उसकी एनर्जी फ्लो के बारे में, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग के बारे में, इन चीज़ों के बारे में, वो चीज़ें कैसे सारा का सारा नेचर को वापस जाता है, जो प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर कंटेंट होता है, उस सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इकोसिस्टम की। इकोसिस्टम्स अगर हम देखें, जो फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर है वो हमारे पास टेरेस्ट्रियल हो सकता है अगर वो लैंड पर है, एक्वाटिक हो सकता है अगर वो पानी में है, या इट कैन बी मैन मेड या एंथ्रोपोजेनिक। तो सबसे पहले टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करते हैं। अगर हम कोई फॉरेस्ट देखते हैं, अगर कोई हम ग्रासलैंड देखते हैं तो वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का पार्ट है। इसी तरह से अगर हम बात करें एक्वाटिक इकोसिस्टम की, तो जैसे पॉन्ड है, लेक है, ये एक्वाटिक सिस्टम का पार्ट है। अब तीसरी कैटेगरी जिसमें हम मैन मेड इकोसिस्टम की बात करते हैं, तो मैन मेड एंथ्रोपोजेनिक है, जैसे कि क्रॉप फील्ड्स हैं, वो हम ह्यूमन बींग्स अपने फ़ायदे के लिए उगाते हैं, तो वो हो गया एंथ्रोपोजेनिक या मैन मेड। इसी तरह से एक्वेरियम इज़ ऑल्सो अ मैन मेड इकोसिस्टम। तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, कौन सा कंप्लीट है, कौन सा इनकम्प्लीट है। अब जैसे कंप्लीट इकोसिस्टम क्या होगा, जो अपने आप में खुद ही नेचर में बैलेंस्ड हो। तो अगर नेचुरल इकोसिस्टम्स देखें तो दे आर कंप्लीट इकोसिस्टम्स। इसके कंट्रास्ट में जो एंथ्रोपोजेनिक है, जैसे मैन मेड, जैसे कि एक्वेरियम में हमें बाहर से फूड डालनी पड़ती है फिश के लिए, तो वो हमारे पास जो है वो इनकम्प्लीट इकोसिस्टम का पार्ट बनेगा। तो अब हम बात करते हैं कि इकोसिस्टम की अगर डेफिनेशन करनी हो तो वो क्या बनेगी, इंटरैक्शन ऑफ बायोटिक मतलब प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक में सारे क्लाइमेटिक फैक्टर्स एंड एडाफिक फैक्टर्स। एडाफिक फैक्टर्स आर फैक्टर्स ऑफ सॉइल। तो ये जब एडअप हो जाते हैं तो ये सारे कंपोनेंट्स मिला के बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स को इकट्ठे कॉन्स्टिट्यूट करते हैं ये इकोसिस्टम। तो इसके अंदर हमारे पास क्या चीज़ें होंगी, जैसे हमने इनपुट देखना है, तो इनपुट मीन्स प्रोडक्टिविटी, कि कौन सी चीज़ें एडअप होने के बाद वो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स जो फूड बनाते हैं वो कॉन्स्टिट्यूट करेगा प्रोडक्टिविटी को। सेकंड चीज़ इसमें क्या होगी, एनर्जी ट्रांसफरेंस। कैसे होगा, जो उन्होंने प्रोड्यूसर्स ने बनाया फर्स्ट लेवल वालों ने, वो सेकंड लेवल मतलब कंज्यूमर्स तक जो गया, वो एनर्जी फ्लो कर गई है ना, वो ट्रांसफरेंस हो गई। किस फॉर्म में होती है, फूड चेन में और फूड वेब में। आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है फूड चेन एक सीक्वेंस में, और नेचर में फूड चेन्स नहीं एग्जिस्ट करती, एक्चुअली फूड वेब्स एग्जिस्ट करते हैं। तो फूड चेन एंड फूड वेब के थ्रू वो एनर्जी जो प्रोडक्शन में बनी थी, प्रोडक्टिविटी में बनी थी, वो फ्लो कर गई नेक्स्ट स्टेप पे। एंड उसके बाद हम बात करते हैं आउटपुट की, मतलब डिग्रेडेशन सारी चीज़ों की, एंड उससे जो एनर्जी के लॉसेस हुए। तो इन सारी चीज़ों के डिटेल्स को हम इकोसिस्टम के अंडर करते हैं। इकोसिस्टम टर्म टेंसले ने दी थी, एनसीईआरटी कवर नहीं करती, वैसे ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है।
तो इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का मतलब क्या है कि हम उसके स्ट्रक्चरल डिटेल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले इसमें बात होती है प्रोडक्टिविटी 1, इसके मतलब कंपोनेंट्स हैं कि कंपोनेंट्स की अगर बात करें प्रोडक्टिविटी 1, देन सेकंड इज डीकम्पोजिशन, थर्ड इज एनर्जी फ्लो एंड फोर्थ इज न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। इनके डिटेल्स आगे आगे वर्कआउट करेंगे। तो इससे पहले स्ट्रक्चर की अगर बात करें इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं तो इसमें वर्टिकल लेयर्स की फॉर्मेशन होती है। जैसे एक फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में नीचे वाली लेयर सारी की सारी ग्रासेस, उसके ऊपर हर्ब्स की लेयर, मतलब हम वर्टिकल हाइट वाइज की बात कर रहे हैं, हर्ब्स के ऊपर वाली श्रब्स, फिर स्मॉल ट्रीज, फिर लार्ज ट्रीज, फिर वेरी टॉल ट्रीज। तो ऐसे अगर आप देखो तो वर्टिकल जो लेयर्स बनती हैं उसको हम बोलते हैं स्ट्रैटिफिकेशन। तो स्ट्रैटिफिकेशन से हम किसी इकोसिस्टम के बारे में उसमें कितनी स्पीशीज है, कितना वैरायटी है, वो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो फर्स्ट वी टॉक अबाउट फर्स्ट जो इसकी कंपोनेंट है, फंक्शनल कंपोनेंट, दैट इज प्रोडक्टिविटी। अगर प्रोडक्टिविटी की बात करें तो सारी अर्थ पे जितने भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे के सारे सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या हुई, अब यहाँ पे ना डिफरेंसेस आएंगे, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस प्रोडक्टिविटी, नेट प्रोडक्टिविटी। तो जैसे जैसे आएगा मैं आपको डिफरेंसेस साथ में बताती जाऊँगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की। Primary productivity is the biomass produced per unit area over time during photosynthesis। तो इसका मतलब क्या हुआ, जितने ग्रीन प्लांट्स हैं वो जो सोलर एनर्जी को ट्रैप करके फूड की प्रोडक्शन कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इसके कंट्रास्ट में सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से चीज़ें बनी थी उनको जब कंज्यूमर्स ने लिया, उनके पास जो एनर्जी बनी, दैट इज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो हमारी एनुअल प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है वो 170 बिलियंस ड्राई वेट के बराबर है। अगर हम बायोमास की बात करते हैं ना तो यूजुअली वो ड्राई वेट को लिया जाता है। बायोमास क्या है, वेट है, पर वेट जब लेते हैं तो उसमें से वाटर का कंटेंट जो है वो माइनस कर दिया जाता है। तो दैट्स व्हाई वी टॉक अबाउट ड्राई वेट जब भी बायोमास की बात होती है। बाय कन्वेंशन है, आप वेट भी हो सकता है लेकिन ये ड्राई वेट लिया जाता है। तो जैसे एनुअल प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की हम बात कर रहे हैं तो दैट इज 170 बिलियन टन्स ड्राई वेट। ओशंस की प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कम है, हालांकि ये ज़्यादा एरिया कवर कर रहे हैं। कितनी है इसमें से 55 बिलियन टन्स जो है वो ओशैनिक प्रोडक्टिविटी है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ओशन के अंदर मेजर जो है वो प्रोटिस्टन एल्गी एंड रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी ही होती है, तो वो उसी ने ज़्यादा प्रोडक्शन करनी है। तो प्लैंक्टोनिक एल्गी से और जो प्लांट्स में जो एल्गी आती है, हायर एल्गी आती है, उसी ने प्रोडक्शन करनी है। इसीलिए लैंड की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है और ओशंस की प्रोडक्टिविटी थोड़ी कम है। अब नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं, वो है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस जैसे नाम इंडिकेट करता है, तो ओवरऑल जो जितना फोटोसिंथेसिस प्लांट्स कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो इसमें क्या होगा, फूड मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रीन प्लांट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जितनी भी है, दैट इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इस ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से रेस्पिरेशन के लिए जो उसके एनर्जी एक्सपेंसेस होते हैं, अगर हम उसको माइनस कर दें तो वो बन जाती है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी दैट इज GPP इज इक्वल टू नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी प्लस रेस्पिरेटरी रेट्स। तो ऐसे अगर हमने फाइंड आउट करना हो तो MPP इज इक्वल टू GPP माइनस R कर दें तो हमारे पास हमें नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की वैल्यू मिल जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर टोटल बायोमास है तो दैट इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, अगर वो नेट या अवेलेबल बायोमास है तो दैट इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो।
वैसे हमारे कोई ज़्यादा नीट में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल वर्क नहीं होता है, बट आई थिंक अगर आपको ये वैल्यूज़ गिवन है तो आप रेस्पिरेटरी रेट गिवन है तो उससे आप नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जो रेस्पिरेटरी लॉसेस के बाद जो भी बचा वो सारा प्लांट्स ने अपने नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल को ट्रांसफ़र कर दिया। व्हाट इज ट्रॉफिक लेवल? न्यूट्रिशनली अगर हम देखें जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे लाई ऑन द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। उसके बाद नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे प्राइमरी कंज्यूमर्स या हर्बीवोर्स आते हैं। उससे नेक्स्ट लेवल के जो कि कार्निवोर्स को खाते हैं दे आर सेकेंडरी कंज्यूमर्स और ऊपर टॉप कार्निवोर्स होते हैं। तो उस हिसाब से उसे हम एक ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं। एक एनर्जी वाला जो लेवल है वो ट्रॉफिक लेवल कहलाता है। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर्स इज कॉल्ड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, जैसे हमने अभी पहले डिस्कस किया था। अब इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन क्या है? जो धीरे धीरे ब्रेक डाउन होना है। सिंपल चीज़ों में कम्प्लेक्स चीज़ें बनाई, जैसे फोटोसिंथेसिस के टाइम पे कम्प्लेक्स चीज़ें बनी, वो कम्प्लेक्स चीज़ें एनिमल्स ने टेकअप की। वो एनिमल्स की डेथ से और प्लांट्स की डेथ से वही सारी चीज़ें वापस नेचर को, सॉइल को या अर्थ को मिल गई हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड डिकम्पोजिशन का पूरा प्रोसेस। इसमें अगर हम देखें तो मतलब बेसिक आइडिया क्या है? कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को सारे को ब्रेक डाउन करके सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर में, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, इनमें कन्वर्ट करना, दैट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन। तो इस केस में टर्म्स आती हैं, जैसे फर्स्ट टर्म है डेट्राइटस। तो डेट्राइटस क्या है? जो डेड प्लांट रिमेन्स हैं, जैसे कि लीव्स है, बार्क है, ड्राइड अप फ्लावर्स हैं, फीकल मैटर है एनिमल्स का। तो ये सारी चीज़ें डेट्राइटस के अंदर आ जाती हैं। लिटर क्या है? ऊपर ऊपर जो पत्ते वगैरह गिरे थे, सूखे पत्ते गिरे थे, दैट इज लिटर। डेट्राइटस एक ग्रॉस टर्म है जिसके अंदर सारी चीज़ें मतलब फीसेस भी आ गई एनिमल्स की, और लीव्स वगैरह, बार्क, फ्लावर्स, ये सारी चीज़ें, मतलब जो भी वेस्ट मटेरियल जो झड़ गया प्लांट से या जो एनिमल्स ने एक्सक्रीट आउट किया, वो सारा मिलके डेट्राइटस कहलाता है। तो डेट्राइटस का ही ब्रेक डाउन बेसिकली दैट इज डिकम्पोजिशन। इस प्रोसेस में अगर देखें तो बेसिकली 5 स्टेप्स है इस प्रोसेस में, जैसे आप फिगर में देख सकते हो। एनसीईआरटी की ये फिगर है, तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि कैसे एक एक चीज़ साइक्लिक वे में चेंज ओवर हो रही है। तो सबसे पहला स्टेप है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या है? एज द नेम इंडिकेट्स, जो बड़े टुकड़े हैं उनके फ्रैगमेंट्स, छोटे टुकड़े हो जाने हैं। तो इसका मतलब अगर डेट्राइटस है तो उसको स्मॉलर पार्टिकल्स में वो ब्रेक डाउन हो जाएगी। कौन करेगा इसको? डेट्रीवोर्स करेंगे। तो इस केस में डेट्रीवोर्स क्या है? जैसे कि अर्थवर्म। तो वो बड़े जो कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं उनको थोड़ा ब्रेक डाउन करके साइज को उसके छोटा कर देंगे। अब क्या हुआ? फ्रैगमेंटेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप इज लीचिंग। लीचिंग के अंदर जितना भी न्यूट्रिएंट था, वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो भी थे, वो सारे प्रेसिपिटेट आउट होके नीचे चले जाते हैं। ये अनअवेलेबल सॉल्ट्स हैं, मतलब सॉइल की लोअर लेयर्स में चले गए। दिस इज द सेकेंड स्टेप, वी कॉल इट लीचिंग। लीचिंग के बाद अगला स्टेप होता है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म एज द नेम इंडिकेट्स, कैटा या रखो काटा, डिस्ट्रक्टिव से। तो क्या होगा? ब्रेक डाउन होगा इसका। कैटाबॉलिज्म के अंदर ब्रेक डाउन किस चीज़ का होगा? वो जो डेट्रीवोर्स ने, जैसे अर्थवर्म ने छोटे टुकड़े बनाए थे, उन टुकड़ों के ऊपर अब बैक्टीरिया एज वेल एज फंजाई, जैसे कि मशरूम्स ग्रो करने लगी, आप डायग्राम में देख सकते हो। तो ये बैक्टीरियल और फंगल एंजाइम्स जो हैं, ये एब्जॉर्प्टिव मोड से, ये मतलब उसको सारे को डिसॉल्व कर देंगे, उस मटेरियल को। किस में कन्वर्ट किया? डेट्राइटस टू इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कन्वर्जन हो गई। दिस इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म।
नेक्स्ट स्टेप इज ह्यूमिफिकेशन। तो ह्यूमिफिकेशन क्या है? ह्यूमस का बनना। तो फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस में क्या होता है? ह्यूमस इज अ डार्क कलर्ड एमॉर्फस सब्सटेंस रिच इन ऑर्गेनिक मैटर। एंड मेन बात क्या होती है? धीरे धीरे ये रिलीज करता है ऑर्गेनिक मटेरियल को, न्यूट्रिएंट्स को स्लो रिलीज करता है। तभी अगर हम खाद डालते हैं, वो जो गोबर वाली खाद होती है, तो वो धीरे धीरे, ऐसे नहीं होता कि वो हमें हर रोज़ डालनी पड़े। डाल के कुछ देर उसका काम चल जाता है। क्यों चल जाता है? क्योंकि वो एरेशन प्रोवाइड कर रहा है एंड स्लोली वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहा है। वो ना बाइंड करके रखता है थोड़ा और सॉइल को पोरस बना देता है। तो उससे क्या हुआ? पोरस सॉइल है तो पानी अच्छे से उसमें ज़्यादा देर तक स्टे कर सकेगा एंड उसमें हवा की भी जो एरेट होने वाला पार्ट है उसकी भी कमी नहीं होगी, वाटर लॉगिंग से भी बचाएगा। साथ ही साथ न्यूट्रिएंट्स तो वो दे ही रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप इज, तो रिपीट करते हैं, ह्यूमस इज डार्क एमॉर्फस सब्सटेंस रिच इन ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। देन उसके बाद ये फोर्थ स्टेप था ह्यूमिफिकेशन का। फिफ्थ स्टेप इसी केस में है मिनरलाइजेशन। व्हाट इज मिनरलाइजेशन? ये जो ह्यूमस था उसकी डिग्रेडेशन हुई एंड वो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो है वो रिलीज हो गए। तो इस केस में ये देखा जाता है, इसमें ना कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कहाँ पर अच्छे से जो डिकम्पोजिशन होगी। 1, वार्म एटमॉस्फेयर होना चाहिए, मतलब टेम्परेचर थोड़ा हाई होना चाहिए, मॉइस्चर अवेलेबल होना चाहिए। ये क्या रीज़न है? क्योंकि फंजाई और बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए, बेसिकली ज़्यादा फंजाई की ग्रोथ के लिए हमें मॉइस्ट और वार्म कंडीशंस की ज़रूरत होती है। साथ ही साथ क्या है, जहाँ पर लिग्निन, काइटिन, इन चीज़ों का कंटेंट ज़्यादा होगा वो स्लोली डिकम्पोज करेंगे। अगर उस डेट्राइटस में नाइट्रोजन का कंटेंट, शुगर्स का कंटेंट ज़्यादा होगा तो वो अच्छे से डिकम्पोज करेंगे। तो ये सारे में ऑक्सीजन की सप्लाई भी अच्छी चाहिए कि हाँ, यहाँ पर ऑक्सीजन वाली एरोबिक कंडीशंस में ये ऑर्गेनिजम्स अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। तो इन कंडीशंस में ये डिकम्पोजिशन का प्रोसेस होता है। तो आपको ये स्टेप्स है फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। बट नेचर में ये साइड बाय साइड सारे प्रोसेसेस चल रहे हैं, आप अंडरस्टैंड करो, क्योंकि ऐसे तो नहीं है कि सारे पत्ते इकट्ठे झड़े या सारा डिट्राइटस इकट्ठा ही हुआ। तो इसलिए ये सारे स्टेप्स साइड बाय साइड नेचर में चलते रहते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बाकी का बचा हुआ इकोसिस्टम वाला पार्ट टेकअप करते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट।